अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। आज संडे का दिन है, इतवार का रोज़ है और उम्मीद करते हैं आज का जो दिन है बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। इसी नोट के साथ हम शो का आगाज़ करेंगे और शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अपने ही अंदाज के साथ जिस तरह हम यूजुअली करते हैं। अखबारात क्या कहते हैं इसे भी डिस्कस करेंगे, जानेंगे। और हमारा दूसरा सेगमेंट होगा मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम, ख़ासतौर पर जो हम देख रहे हैं अब स्ट्रीट क्राइम्स का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान बढ़ गया है और साथ साथ रिपोर्ट ना करना। मुआशरे में देखते हैं कि आपकी इनफरादी हैसियत में भी एक जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ कोई जुर्म होता है या कोई वाक़या आपके सामने होता है तो उसे रिपोर्ट ज़रूर किया जाए, घबराया ना जाए, उसकी जिम्मेदारी ली जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानून बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और मुहाफ़िज़ जो हैं वो कानून के वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनको देखेंगे आज के शो में। साथ साथ यंग व्लॉगर्स का जो रुझान है वो भी बहुत बढ़ रहा है और पाकिस्तान अब हम देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो में किसी से भी पीछे नहीं है। ख़ासतौर पर हम आईटी सेक्टर में देखते हैं व्लॉगर्स हमारे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा जो यूथ है बहुत एम्पावर्ड यूथ है। तो आज आपको एक यंग व्लॉगर से भी मिलवाएंगे। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं। साइफर गुमशुदगी का जो मामला है एक बहुत पेचीदा सूरत हाल क्रिएट करता जा रहा है और हम देखते हैं कि जिस सिनेरियो में ये बात की गई, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि जो साइफर जो है वो गुम हो गया है और फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी उसका छप जाना और ये जो लीकेजेस हैं ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा जुर्म अब करार दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इसमें जो इन्वॉल्व थे चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन पीटीआई, उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं। और हमने देखा कि कल एक गिरफ्तारी भी अमल में आती है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता है सीक्रेट एक्ट की मद में। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक जो मुकदमा दर्ज किया गया उन्हें अरेस्ट किया गया। साथ साथ जी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निगरान सेटअप बहुत फाल है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो हुकूमत गई पीडीएम की, जो हुकूमत असम्बलीज डिज़ोल्व हुई उसके बाद हम देखते हैं कि मामला को काफ़ी बेहतर अंदाज से संभाल लिया गया है निगरान सेटअप से। और जो वज़ीर दाखिला हैं निगरान सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने साफ साफ क्लियर ये कहा कि 9 मई के जो किरदार हैं उनसे निमटना अव्वलीन तरजीह है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और साथ साथ जो साइफर मामला है इसे भी परस्यू किया जा रहा है। बादल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल शेबानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इकबाल साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, निगरान वजीर दाखिला साहब ने स्टेटमेंट दी, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं फिर साइफर मामले पे आएंगे। उन्होंने कहा जी 9 मई का जो वाक़या है यकीनन हम देखते कि जो साबिक वज़ीर दाखिला थे उन्होंने भी उनकी अव्वलीन तरजीह भी यही थी कि 9 मई के जो वाक़यात हैं यकीनन एक बहुत अफसोसनाक अमल है जो हुआ उस दिन। उन सारे किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और अब जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अव्वलीन तरजीह जो है के किरदारों को जस्टिस दिलाना है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये जो 9 मई का मामला है ये सिर्फ वज़ीर दाखिला या वज़राए दाखिला ही की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। और ये जो हमला था ये किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं था जी, ये बेसिकली स्टेट पर हमला था, पे था, पाकिस्तान पे था जी, ये स्टेट पर हमला था और ये एक कॉन्स्पेरेंसी थी जी। एक कू था एक तरह से देखा जाए तो कि यानी इस तरह की बगावत क्रिएट कर दी जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए और यानी आलफ सडन तो कुछ भी नहीं होता ना। देखिए कोई प्लानिंग हुई होगी, कुछ हुआ होगा, एकदम से मोब का सिर्फ टारगेटेड एरियाज को, टारगेटेड बिल्डिंग्स को अप्रोच करना वो इस बात की निशानदेही करता है कि कुछ पहले से तयशुदा मामला थे और किसी एक सीन को क्रिएट करने के मामला बनाए गए थे। तो अब वजीर दाखिला जो मौजूदा है निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब या साबिक वजीर दाखिला, वो तो अपनी जगह पर हुकूमत का रोल है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे सिक्योरिटी इदारे के जो चीफ हैं उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया है कि जो इस वाक़े में मुलव्विस और इस सारी जो कॉन्स्पेरेंसी है उसमें मुलव्विस जो भी लोग हैं, चाहे वो उसके माइंड सेटलर हैं जिन्होंने उसको यानी तरतीब दिया था, या वो लोग हैं जिन्होंने एक्ट किया था या वो लोग हैं जिन्होंने सहूलत मुहैया की थी, यानी मास्टरमाइंड्स को भी, फैसिलिटेटर्स को भी और जो एक्टर्स हैं उनको भी सही, उन सबको जो है वो उस पर लाया जाएगा, कटहरे में लाया जाएगा और उन सब के साथ
वो अच्छा, और ये देखें, ये तो एक वही बात है कि जब बगावत कुचली जाए तो बगावत होती है जी, और अगर बगावत कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब होता है। सही। तो इससे पहले जो साबिक वजीर आजम या जो चेयरमैन पीटीआई हैं जी, वो ये बात कहते रहे हैं कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं, वो इनकलाब ला रहे हैं। हाँ, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उन्होंने बार बार किया जी है। जी जी जी। तो जब बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तो उनके माइंड सेट में, उनके बैक ऑफ माइंड कोई ऐसी चीज जरूर थी कि वो किन जगहों को निशाना बनाएंगे जहां से इनकलाब का रास्ता हमवार हो सकता है। तो मैं इंडोर्स करता हूं वजीर दाखिला के बयान को भी, साबिक वजीर दाखिला के बयान को भी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान को भी। और मैं ये चाहूंगा कि किसी को निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। और कल की जो गिरफ्तारी है, ये भी जो साइफर के हवाले से आप बात कर रहे हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये है कि ये जब तक साइफर भी, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेंसी, राइट, डेलिबरेटली, बिल्कुल ठीक है, वो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की तरफ ही। शिवानी साहब, आपने इनकलाब का जिक्र किया, खूनी इनकलाब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी याद होगा। और ये बार हमने देखा कि जो जलसे किए गए मर्दान से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद लगातार कोई 10-12 जलसे थे खान साहब के या चेयरमैन पीटीआई के, ज्यादा जलसे थे के करीब। जी। उन तमाम जलसों में ये लफ्ज हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट तो बनाया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह आप कह रहे थे कि जो 9 मई के वाकयात हैं, ज़ाहिर है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, मिसाल बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर खान साहब बार बार ये कहते रहे कि जेल भी जाऊंगा तो कोई मसला नहीं, जेल जाऊंगा, फेस करूंगा सारी चीज़ों को। लेकिन अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं बयानात में परेशानी है। एक एलिमेंट ऐसा है कि शायद इंतखाबात में भी हिस्सा ना ले सकें, फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं कोई परेशानी ज़रूर पीटीआई के मिजाज में मौजूद है। मेरे ख्याल में आपने जो बात कही है कि जेल जाने के हवाले से, तो कौल और फेल में बहुत तजाद है, ठीक है। और जो लीडर होते हैं वो जेल जाने को अपने लिए बायस फख्र समझते हैं, वो छुपते नहीं हैं किसी भी उसकी आड़ में। जी। तो जो पूरा का पूरा आप अगर सिनेरियो देख लें तो इवन ये है कि जो अब गिरफ्तारी हुई है तोशा खाना में, वो गिरफ्तारी भी इस तरह से हुई है कि जो पुलिस पार्टी वारंट लेकर गिरफ्तार करने गई है तो उसने कई देर, यानी काफी देर तक, घंटे के हिसाब से तकरीबन उसने इंतजार किया है और वाशरूम में वो मौजूद है और वाशरूम से निकाला गया। तो ये कहना कि जेल जाऊंगा वो आसान है, लेकिन अब तो जेल जाने के बाद अब तो जो खबरें आ रही हैं, जो लोग बता रहे हैं, जिस तरह से उनके बही खा जो बैरून मुल्क हैं, वो जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, वो तो ये तैयारियां हो रही हैं। लोग ये बता रहे हैं कि जनाब वो अब बीमारी का कोई मामला सिलसिला शुरू करेंगे और उसके बाद जो है इलाज की गर्ज से बाहर ले जाने की कोई तगोदो की जा रही है। तो जेल जाने वाली जो बात है वो कोई जुर्रत के साथ नहीं थी, वो एक बयानिया था। जेल तो वो लोगों को भेजना चाहते थे, अपने कारकुनों से कहते थे कि आप बाहर निकलें, लेकिन खुद जो है वो बुलेट प्रूफ कमरों में रहते थे। बिल्कुल, गाड़ियों में बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, इवन बेड, जिस आदमी का बेडरूम भी बुलेट प्रूफ हो। एक ही कोर्ट यार्ड, पहले घर का कोर्ट यार्ड, उसके बाद फिर बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के अंदर एक जो है बेडरूम, और बेडरूम भी जिसका बुलेट प्रूफ हो, तो वो जेल जाना कितना उसका मिशन हो सकता है या उसकी कितनी जरूरत हो सकती है, बहरहाल इस पर डिस्कस। बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब, अगर साइफर के मामले को लेकर चलें, आपको ज़ाहिर है बहुत सीरियस मामला है। पाकिस्तान के जो राज हैं या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनको लीक भी कर देना, और साथ साथ ना सिर्फ लीक बल्कि गुम कर देना, कहना जी कि गुमशुदगी हो गई है, हमारे पास है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कोई डर था पीटीआई को कि अगर साइफर ओपनली इन्वेस्टिगेट कर दिया जाता हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल सकती थी कि जिसमें पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई खुद फंस जाते। उमेर साहब, बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया है और हर वो कोशिश की है कि जिससे मुल्क में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती हो। सही। और उसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के दोस्त और नीम दोस्त, यानी एक वो दोस्त जो बिल्कुल खुले दिल से दोस्त हैं, मतलब जैसे हम चाइना का जिक्र करें
तो उन्होंने सी पैक के साथ जो सलूक किया अपने टेन्योर में जी, उससे दोस्तों को एक वो दिया, सेटबैक दिया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तोशाखाना वाला जो मामला हुआ तो उससे जो रॉयल फैमिली ने क्या इम्पैक्ट लिया और हमारी क्या जग हसाई नहीं हुई पूरी दुनिया में, वो अब आते हैं साइफर पर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है उसके हलफ में ये बात है कि मैं कोई ऐसी बात भी नहीं बताऊंगा, पब्लिक नहीं करूंगा जो मुल्क के यानी किसी भी मामले में मुल्क की कोई सूरत हाल को क्लियर कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर जैसे लेवल का आदमी अगर ये कहे कि मुझसे फलां डॉक्यूमेंट गुम हो गया या खो गया, तो आप मुझे बताइए कि फिर इस मुल्क में आम आदमी तो जितना बड़ा जुर्म चाहे कर ले, उसको तो कुछ भी नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। ये ओहदा, ये मनसब सिर्फ वजीर आजम का नहीं, वज़रा पे भी ये जिम्मेदारी होती है, ये ब्यूरोक्रेसी पे भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ मुझे एक बात और कहने का मौका दीजिए कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि आप देखते हैं अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो शेयर हो जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके किसी को शो काज हो रहा है, किसी को सस्पेंड हो रहा है, जबकि ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो टोटल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होते हैं और जिनको पब्लिकली शेयर करना है। आप तो जब सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आप पब्लिकली शेयर नहीं करते, आप तो इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो साइफर जो है वो पहली बात तो ये है कि विद इन द ऑफिस एक कम्युनिकेशन होता है, राइट। और उस कम्युनिकेशन की अहमियत यह है कि साइफर में जो है वो सिफारती कोड इस्तेमाल होते हैं। उन कोड को डी कोड करके उसमें से माने निकाले जाते हैं। ठीक है। और वो बात वाज़ेह सिर्फ उन लोगों तक की जाती है जो कंसर्न लोग होते हैं। राइट। ठीक है ना। अब उसमें चूंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी का हेड जो है वो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो इन लोगों का ये जानना जरूरी है, या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में आपकी पूरी एजेंसीज आती हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम आता है, इन लोगों का उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि अगर साइफर में कोई चीज़ वाजे की गई है या बताई गई है तो वो ये कि ताकि ये जो इदारे हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये विजिलेंट हो जाएं और उसका कोई काउंटर कर सके। बिल्कुल ठीक है इकबाल साहब, पॉइंट वेल टेकन। टाइम थोड़ा कम है, हम एक और मैं टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत अच्छी हेडलाइंस थी आज के न्यूज़पेपर में, यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर था। इनफैक्ट वाकया बहुत अफसोसनाक है। जड़ावाला इंसिडेंट की हम बात करेंगे सर, इस पे बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत ज़्यादा मजम्मत की जानी चाहिए हर मुसलमान की जानिब से, हर पाकिस्तानी की जानिब से। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वहाँ विजिट किया उन्होंने। जी हाँ। इंसाफ देने वाले अगर खुद चलकर पहुँच जाएं तो कितनी खुशी होती है। और एक अजीब सा एक कल हमने देखा कि वहाँ आंसू भी थे और लगी जो वहाँ लोग थे, जो परेशान हाल लोग थे, हमारे मसीही भाई, उन्होंने अपना दिल खोल कर चीफ जस्टिस साहब के सामने नामजद चीफ जस्टिस साहब के सामने जी बिल्कुल उनके सामने दिल खोलकर अपना जो गम था और गुस्सा था वो पेश किया। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब हम इस केस को आगे लेके चलेंगे तो हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 170 से ज़ायद लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। क्या कहेंगे चीफ जस्टिस के जेस्चर के बारे में, नामजद चीफ जस्टिस के बारे में? ये जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जी, इनका एक तो पूरा जो आप कैरियर देखें जी तो इसमें सिर्फ ये रूल ऑफ लॉ पर ही इन्होंने ओवरऑल जो है इनका फोकस रहता है रूल ऑफ लॉ पर। जी। और ये वाहिद आदमी हैं, आप ये देखें कि इन्होंने खुद साबिका हुकूमत का जिन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हम साबिक प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने इन जैसे यानी रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करने वाले चीफ जस्टिस के डेकोरेटेड तो हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे जज के सामने कि जिसकी सारी जिंदगी, सारा कैरियर जो है सबके वो सिर्फ इंसाफ और कानून से बाहर नहीं जाता, उनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया और वो भी उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करके। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इस जस्टिस साहब की, जस्टिस काजी फायज ईसा का आप कैलेबर देखें, उनका कैरेक्टर देखें
उनका पेशेंस देखें जी, उन्होंने उस पूरे केस को प्लीड किया जी, और न सिर्फ ये कि उस रेफरेंस को आखिर में मानना पड़ा जी, कि वो बदनीयती पर मबनी बिल्कुल था, ऐसे ही है। लेकिन आप ये देखें कि किसी शख्स को इतने ज़हनी अजियत दी जाए जी, लेकिन उसके बावजूद उसका सब्र और तहम्मुल उसी लेवल पे बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल, उसमें राइट, कोई वो ना हो, राइट। तो उनका वहाँ जाना जो है यही वही बात है कि एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जज है और नामजद चीफ जी, जस्टिस से नॉमिनेटेड है, जी, वो अगले ही दिन पहुंच जाता है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और एक तरफ यह है कि लाशें पड़ी हुई हैं कोयटा में जी। 1 हफ्ते से जी, और प्राइम मिनिस्टर जी, कहता है कि और जी वहाँ रिक्वेस्ट मैं- की जा रही है बार-बार कि प्राइम मिनिस्टर मुझे साहब आ आप जाएं। जी, मुझे आप इस पर बिल्कुल ऐसे ही, ब्लैकमेल नहीं कर बिल्कुल सकते, ऐसे। मैं नहीं आऊंगा। जी, 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 तो जी, बात यह है कि ये जो है ना अप्रोच का फर्क है, सही। ये मेंटल अप्रोच का फर्क है, सही। ये आदमी के ह्यूमन बीइंग होने की जो है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डिफरेंशिएट करता है सही। कि एक आदमी में इंसानियत कितनी जी। है और एक आदमी में घमंड और गुरूर कितना है। बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इकबाल सेवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम के बारे में। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं। बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट स्लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। नून गाफ मेरे बाद में मैं तदरीसी एक क्लास भी दूंगा, बैठ के
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकीनन ये हर दिल का, हर घर का, हर सोच का टॉपिक है, क्योंकि जो जुर्म की दुनिया है उसमें हम देखते हैं कि जराइम बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत से जराइम ऐसे हैं जो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू हमें पता चलते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो जिनके साथ हुआ, जिनके साथ वो वाकयात हुए या जिनके साथ ये जुर्म हुआ, वो रिपोर्ट नहीं करते लोग। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अवाम ने कुछ मिथ्स अपने ऊपर सवार कर ली हैं, अपने सर पर सवार कर ली हैं, सोच पर सवार कर ली हैं कि अगर कानून के पास जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे, उल्टा बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे, हमें इंसाफ भी नहीं दिलाया जाएगा, फिर वकील वकला जो हैं वो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मेरे ख्याल से बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर हम कानून के पास नहीं जाएंगे और इन सारी सुनी सुनाई लगी लिपटी बातों पर यकीन करेंगे तो मेरे ख्याल से अब कानून कहीं ना कहीं आपकी मदद नहीं कर पाएगा उस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि हमारी जो पुलिस के इदारे हैं, हमारी जो सोशल पुलिसिंग है उसका निज़ाम कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ इंसाफ अगर आप लेने जाएँ तो कहीं ना कहीं बात ज़रूर सुनी जाती है और हम मानते हैं कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सी ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं कि जो मुश्किलात भी खड़ी करते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती कहा जाता है। तो ज़रूर जाएं, कानून की मदद लें और फिर उसके बाद अगर कानूनी पेचीदगियों से घबराना है तो उसके लिए वकील और वकला भाई हैं हमारे, वो यकीनन बहुत फ़ाल हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं अपने इस पर्टिकुलर डोमेन में, तो वो इंसाफ के हुसूल में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं और फिर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं जो इंसाफ ज़रूर देती हैं। रिपोर्ट ना करना यकीनन एक ऐसा अमल है कि जो आपको एंटी स्टेट एक्टर्स की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करते हैं और उनको जिन्होंने जुर्म किया है इनडायरेक्टली आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लियाकत भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। लियाकत साहब, हम देखते हैं कि आवाम घबरा जाती है, कहीं ना कहीं हम ब्लेम ना भी करें आवाम को तो मेरे ख्याल से दिल में ऐसी ऐसी बातें रोज़ सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मुआशरे में इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जहाँ आवाम का ट्रस्ट डेफिसिट हमारे इदारों पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसका फुकदान भी नज़र आता है। ऐसा क्यों है? घबराना नहीं चाहिए ये भी बताइएगा, और साथ साथ अगर कानून की मदद लेनी चाहिए तो कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है? देखिए मेरे साहब, हमारे माशरे में बहुत सारे जराइम हो रहे हैं जो हमें नज़र भी आते हैं और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमारे साथ भी वो वाक़यात हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, एक तो सबसे पहले अगर हम कोई अपने माशरे में आस पड़ोस में जराइम देखते हैं जी, तो हमें कानून की मदद करनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे इलाके में ये जराइम हो रहे हैं, आप इसके ऊपर आके एक्शन लें। जी। एक जराइम को रिपोर्ट ना करना भी मैं कहता हूँ कि जो है वो बिल्कुल ये भी एक जुर्म है। जुर्म है ना। और आपका काम है कि आपने निशानदेही करनी है। हमारे पास पुलिस की हेल्पलाइन मौजूद है, रेंजर की हेल्पलाइन मौजूद है, इसके अलावा हर एक शख्स के पास जो है ना मोबाइल मौजूद है। आपका मुतलके थाने में आपका SHO बैठा हुआ है जो आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए जो एक थाना बनाया गया वहाँ उसकी बाकायदा एक नफरी होती है। वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर इलाके के अंदर जो अपने जराइम को कंट्रोल करें। ठीक है, अपनी पुलिस के जरिए जो है। अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करते तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारी गलती है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे अपने साथ कोई इंसिडेंट होता है तो हमें सबसे पहले जो है ना कानून की मदद लेनी चाहिए, हमें जाना चाहिए और उस जराइम की रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे जो थाने हैं, हमारी जो पुलिस है वो एट ए टाइम 24 घंटे खुले हुए हैं और वो आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए। आप देखिए हम लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस है, हमारी जो रेंजर्स है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं जिसमें इंटेलिजेंस है, वो तमाम लोग सर रात जागते हैं। वो हमारे इस मुल्क की, हमारे इलाकों की जहाँ पे आवाम जो है ना सुकून का सांस लेती है, हम देखते हैं रातों को वो रोडों पे पिकेट लगा खड़े होते हैं, गाड़ियां चेक करते हैं। जराइम पेशा लोग जो रात को जो है वो वारदात करते हैं, उनको बाकायदा हम देखते हैं गिरफ्तार किया जाता है। फिर मीडिया के थ्रू भी हमें जो है ना उसकी चीजें पता चलती हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उसको जाके रिपोर्ट करना चाहिए, कानून की मदद करनी चाहिए। देखिए अगर हम हमारे साथ इंसिडेंट हुआ या किसी और के साथ हुआ, अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उनको एक शह मिल जाती है, उनको जो है ना एक डर बन जाता है कि मैंने ये वारदात की थी और कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो वो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका, उसका कॉन्फिडेंस बनता है और वो फिर आगे चलकर जो है और बढ़कर जो है ना वो जराइम करते हैं, जिसका जो है हम तो विक्टिम हैं, उसके साथ साथ दूसरे लोग भी उसका जो है ना शिकार होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हर आदमी जो है इस तरह की वारदात का शिकार होता है। तो सबसे पहले जो है ना हमें उसको घबरानी चाहिए, हमें जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। आप जब पुलिस के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, पुलिस आपकी मदद करती है, पुलिस आपकी बात सुनती है, उसकी FIR दर्ज करती है, फिर बाकायदा उस एक्यूज को अरेस्ट करके उस अदालत में पेश किया जाता है। देखें जब पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करती है तो यकीनन जो है इसमें भी सरकार का जो अखराजात हैं
उसके ऊपर एक FIR दर्ज होने के बाद कानून हरकत के अंदर आता है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात होता है, वो जाके जाए वकूआ का मुआयना करता है, स्टेटमेंट लेता है, उसके बाद उसको अरेस्ट करके रिमांड के लिए पेश करता है। आगे एक प्रोसिक्यूशन का महकमा मौजूद है, आप चाहें तो अपना प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं। तो वो फिर उस महकमा जो है प्रोसिक्यूशन का महकमा और पुलिस मिलकर कंप्लेनेंट की मदद से जो उस शख्स को सजा करवाते हैं। ठीक है। अगर हम ये चीजें छोड़ते जाएंगे तो यकीनन फिर जो है इसके हमें नुकसानात हमें खुद को भी है, हमारे माशरे को भी है, और कानूनन जो है ना इसकी रिपोर्ट ना करना जो है ना मैं समझता हूँ कि कानून की मदद ना करने के मुतरादिफ है। सही। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें अपने मुतलका SHO को मुतलका थाने में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ, एक अलग बात है कि अगर पुलिस आपकी मदद नहीं करती है तो उसके लिए हमारे आला अफसरान बैठे हुए हैं, DIG साहब हैं, एडिशनरी कराची साहब जो काफ़ी एक्टिव है, हम देखते हैं वो आपकी बात सुनते हैं। फिर इसके अलावा एक एप्लीकेशन बनाई गई है, व्हाट्सएप कंप्लेन के जरिए भी जो है ना एप्लीकेशन हम देखते हैं कि ली जाती है, ऑनलाइन कंप्लेन ली जाती है। तो ये हमारी तरफ से कोताही होगी कि अगर हम जाके जो है ना अपने साथ या अपने आस पड़ोस या अपने किसी जानने वाले के साथ कोई जुर्म हुआ और उसको जाके रोकें कि आप किस तरह जो है ना आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप थानों के चक्कर में पड़ रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा लगेगा। तो ये चीजें मैं समझता हूँ नहीं सोचनी चाहिए। आप उस मुजरिम को सजा करवाएं ताकि वो इबरत का निशान बने और दूसरे लोग भी और आप भी जो है ना उस जराइम पेशा अफराद से जो है ना महफूज रहें। लेकिन साहब हमारा चूँकि बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा भी बहुत वास्ता रहता है, हमारे जो वकला भाई हैं जैसे आप हैं, मोअज़्ज़िज़ और भी बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, एक तासुर आम आदमी के जहन में हमेशा ये रहता है, क्योंकि मैं आपसे क्लैरिटी इसलिए करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आप यू आर दी एक्सपर्ट, आप बता सकते हैं कि बहुत हेफ्टी अमाउंट्स और बहुत बड़े बड़े चार्जेस की मद में पैसे बहुत ले लिए जाते हैं। ये एक तासुर बन चुका है अवाम की नज़र में कि जी जब वकला बरादरी के पास जाएंगे, कोई वकील करेंगे तो हम तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसको किस तरह जायल करेंगे इस तासुर को? देखें उमर साहब, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूँ, हर केस की अलग अलग नवीयत होती है। ठीक है, हर किस्म के वकील हैं, कोई फौजदारी केसेस करता है, कोई सिविल केसेस जो दीवानी केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस करते हैं, कोई कॉर्पोरेट है, कोई आपका रेंट केसेस है। तो ये हर केस की अलग अलग मामला होते हैं, फौजदारी केसेस के, बैंकिंग के हैं, आपके एंटी करप्शन के हैं, FIA के हैं। इस तरह के हर केसेस की हर फील्ड के एक एक्सपर्ट होता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है, आप जिस तरह आपको वकील चाहिए, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस वाला वकील लेते हैं तो उसकी फीस साफ ज़ाहिर कुछ ज्यादा होती है। अगर आप कम एक्सपर्ट लेना चाहते हैं तो आपको कम पैसों में मिल जाते हैं। ये तासुर गलत है। वकील के पास अगर आप जाते हैं तो वकील आपको बता के सारी बातें करता है और ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नाजायज करता है, वो आपकी मदद करता है। आपकी जहां तक जो है, अगर वो एक केस आपसे लेता है, उस केस को 1 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक वो उसको पाबंद होता है, वो बॉन्ड होता है, उसको बाकायदा अपना प्रॉपर टाइम देता है और उस केस को डिस्पोज ऑफ करवाने की कोशिश करता है। जो उसका साइल होता है, जो उसका क्लाइंट होता है, उसको प्रॉपर जो है ना वो उसको गाइड भी करता है, उसको वक्त भी देता है, अदालत को भी असिस्ट करता है और उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। तो मेरे ख्याल में आज के इस महंगाई के दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि वकील को इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते जो ना। बाकी जो हम देखते हैं, जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो बड़े वकला हैं जिनके नाम हैं, तो उनके पास तो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और उसके ऊपर वो वक्त भी देते हैं और उनकी जो जायज़ फीस होती है वो भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा लियाकत साहब, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हमने देखा हाल ही में कुछ वाक़यात हुए बच्चियों के साथ, मोलेस्टेशन के वाक़यात भी हैं और भी कुछ वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए। ऐसे वालिदैन अमूमन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बच्चियाँ भी घबरा जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो देखते हैं कि आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, मुआशरा क्या सोचेगा, क्या कहेगा, फिर कहीं ना कहीं बुली किया जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अगर वो बच्ची जाएगी। ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्यों घबराना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, या फिर जाएं, बाहर निकलें और फेस करें पूरी दुनिया को? क्योंकि ज़ाहिर है इंसाफ ऐसे नहीं मिल जाएगा, दरवाज़ा खुद नहीं खटखटाएगा जब तक आप अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। देखें, बेशुमार हम देखते हैं हमारे इस मुआशरे में, इस शहर में बेशुमार वाक़यात आते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हैं जो ना वाक़यात। छोटी बच्चियों के साथ वाक़यात भी हैं, बड़ी ख़वातीन के साथ वाक़यात हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सबसे पहले जो एक फैक्टर आता है कि वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बदनामी से डरते हैं, मालेदारों की, रिश्तेदारों की। फिर कल वो बच्ची है, उसकी शादी होगी तो आगे क्या जो है ना वो बात होगी। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ये एक अपनी जगह दुरुस्त है और लेकिन यह है कि आप उस चीज़ को छुपाएं नहीं, आप कानून की मदद ज़रूर लें और आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कानून आपकी मदद करेगा। और जो शख्स, देखें, आज अगर किसी एक बच्ची के साथ या किसी एक बच्चे के साथ वाक़या होता है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये सोच जरूर मोटिवेट, ये सोच हमें देखनी चाहिए कि आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का हो सकता था। तो हमें बीइंग
मुसलमान और बीइंग एक पाकिस्तानी शहरी के या एक पड़ोसी के, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ना कि उसकी जो है ना मजाक उड़ाना चाहिए। अगर किसी बच्चे के साथ होता है उसको ये समझे कि हमारे बच्चे के साथ होता है, अब इसकी हमें मोरली, इखलाकी, कानूनी, फाइनेंशियल जो भी हेल्प है हम उसकी करें, ताकि वो शख्स जो इस घिनौने जुर्म के अंदर मुलविस है, जिसने उस बच्चे या बच्ची के साथ गलत किया या उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसको हम कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग हिम्मत करके FIR भी दर्ज करवाते हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं, 164 के स्टेटमेंट होते हैं, एक ट्रायल चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आगे चल के हम जाके किसी न किसी के दबाव में आ जाते हैं, किसी के प्रेशर में आ जाते हैं, या हम पैसों के लालच में आ जाते हैं और जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो केस जो है आगे नहीं पहुंच पाता। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनको हमने देखा कि वो बाकायदा उसको डिफेंड करते हैं और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, उनको सजाएं करवाते हैं। ना सिर्फ सजाएं करवाने के बाद उनकी जो अपीलें होती हैं वहाँ पर भी जाके जो है ना उसको बाकायदा डिफेंड करते हैं, और प्रोसिक्यूशन के साथ या अपने वकील के साथ, ताकि जो मुलज़िम उसको सज़ा से नहीं बच सके, उसको छूट नहीं सके। तो हमने देखा बहुत सारे लोगों की अपीलें भी मुस्तरद हुई हैं, लोगों को सजाएँ भी हुई हैं। और इसमें देखिए मुख्तलिफ तरह के वाक़यात होते हैं। इसमें एक होता है किसी खातून के साथ ज़्यादती करना, बच्चे के साथ ज़्यादती करना, कुछ छेड़खानी के वाक़यात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात होते हैं, और इसके अलावा जो है हरासमेंट के वाक़यात होते हैं। तो हर केस की अलग अलग नवीयत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं और वो इदारे हमारी मदद करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें उनको जाके अप्रोच करना है, उनको जाके अपना मसला बताना है। आज अभी तो बड़ा आसान हो गया है कि हमारी अदालतों के अंदर हम देखते हैं ख़वातीन जजेस मौजूद हैं और जेंडर बेस्ड कोर्टें बनाई गई हैं। जो ख़वातीन के जो बच्चों के मामलात होते हैं वो जेंडर बेस्ड कोर्टों के अंदर चलते हैं, और इन कैमरा उनकी जो है बाकायदा प्रोसीडिंग होती है। उसके अंदर कोई भी नहीं होता, सिर्फ डिफेंस काउंसिल होता है या प्रोसिक्यूटर होता है, या उसमें कंप्लेनेंट का जो प्राइवेट काउंसिल होता है, या उसमें विक्टिम और साथ साथ जो है जो उसमें एक्यूज है वो मौजूद होता है। और हमने खुद केसेस चलाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर विक्टिम की जो चेहरा है वो भी नहीं दिखाया जाता, उसको भी छुपाया जाता है जो ना, और वो बाकायदा उसको अलग से बिठाया जाता है बाहिफाजत तरीके से। और डिफेंस काउंसिल को जो है ना वो इजाज़त होती है कि वो जाके पहले प्रोसिक्यूटर उसको बयान कराएगा, फिर डिफेंस काउंसिल को मौका दिया जाता है कि आप उससे सवालात करें, और बाकायदा अगर उससे मुलजिम से आइडेंटिफिकेशन भी हम देखते हैं कराई जाती है तो उसको बताते हैं जी देखिए वो मुलजिम है, आप देखेंगे या कोर्ट के अंदर ऐसा कोई मुलजिम मौजूद है जिसने आपके साथ ज्यादती की। अगर वो उसको पहचानती है तो यकीनन वो कहती है जी हाँ ये वो शख्स है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है। और इन कैमरा उसकी बाकायदा जो है प्रोसीडिंग होती है, और किसी पब्लिक के लोगों को अलाउ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो बच्ची जैसे आएगी नकाब लगा के आएगी, अपना स्टेटमेंट देगी, चली जाएगी। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं बेशुमार हो रहे हैं, और इसमें आसानियाँ भी होंगी। और हम देखते हैं पुलिस के अंदर जो है ना ख़वातीन बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, उनको बाकायदा असाइन किया जाता है कि वो खातून से बाकायदा आज़ादाना तरीके से उससे बात भी कर सकती हैं, उससे पूछ भी सकती हैं, वो आगे कोर्ट की मदद भी करती हैं, और बाकायदा ऐसा बेहतरीन केस जो है ना वो हम देखते हैं बना के लाती हैं कि उसके अंदर कोई वैसे लूप होल भी नहीं होता, और मुलजमान को सजा भी हो रही है उसमें। सही। अच्छा लियाकत साहब, एक तासुर और है आवाम के, मैं चूँकि सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपकी तवज्जुह से हम ये क्लैरिटी ले लें तो बहुत अच्छा होगा कि अगर जो कानूनी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खास तौर पर, वो कहते हैं जी कि जिसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है आवाम की तरफ से कि जी पुलिस मिली भी होती है जराइम पेशा नासिर के साथ, जब जाएंगे तो ये उनको फैसिलिटेट करेंगे, हमें नहीं करेंगे, या फिर दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो है वो होगा कि उस वहाँ से भी करप्शन का एलिमेंट आ जाता है। इस तासुर को भी किस तरह ज़ाहिर करेंगे? देखिए बिल्कुल ये बातें कुछ बातें ठीक भी हैं, कुछ बातें गलत भी हैं। देखिए 50% मैं कह सकता हूँ। देखिए हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, और यकीनन जो है इस तरह के जो लोग इससे मुलविस होते हैं उनका भी पता चल जाता है। उसके लिए जो हम देखते हैं कि आपको उसके लिए भी कानून का रास्ता इख्तियार करना है। अगर आपको ऐसा कुछ शवाहिद मिलता है कि कोई पुलिस वाला किसी भी जराइम पेशा शख्स की मदद कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कंप्लेंट सेंटर मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। आपको SSP साहब हैं, एडिशनल IG हैं कराची हैं, वो मौजूद हैं, IG साहब मौजूद हैं। हमें उसके लिए अप्रोच करना है। अगर वो समझते हैं, देखते हैं कि जो जिस शख्स पे एलिगेशन लगाया गया है कि वो मुलजमान की सपोर्ट कर रहा है या उसकी सरपरस्ती कर रहा है और जो विक्टिम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसके केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें। अगर पुलिस अफसर जो है कुछ गलत करके जाएगा तो आगे रिपोर्ट उसने अदालत में जाके देनी है। उसके लिए देखें इलाका मजिस्ट्रेट बैठा है, वो आपकी बात सुनता है। उससे पहले प्रोसिक्यूटर आपका बैठा हुआ है, वो जाके पूरी फाइल को एग्जामिन करता है, पढ़ता है कि कहीं पुलिस वाले ने कुछ गलत तो नहीं किया।
अगर वो गलत करता है तो अपना समरी नोट लगाता है, उसके बाद फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, मजिस्ट्रेट भी उसको देखता है। ऐसा नहीं है कि जो उसने अगर उसको रिपोर्ट दी है फिर वो कंप्लेनेंट वहां भी मौजूद है, उससे भी पूछे जाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करके आया है, जो ये लिख कर लाया है, ये सही है या गलत है। अगर वहां हमें ग्रीवेंसेस होती है तो वहां भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो जज भी हमारी मदद करता है और उसके खिलाफ वो एक्शन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लेता है और उससे शोकाज उसे ले लेता है या उसके एसपी को कॉल कर लेता है या उसके जो लीगल के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे कहता है जी ये देखें आपको पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। अगर वो चाहे, वो समझता है कि ये शख्स सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है और केस को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है या जो उसमें एविडेंस उसको टेम्पर कर रहा है, तो अदालत खुद बाज़ात खुद भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को लिख देती है जी आप इस केस को इस तफ्तीश अफसर को हटा दें, आप किसी डीएसपी को अपॉइंट कर दें या किसी न्यू अफसर को अपॉइंट कर दें या उस मुतलका थाने से उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग आंखें बंद करके बैठे हैं कि एक शख्स अगर गलत करेगा और बाकी जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे। उसमें आपका डिफेंस काउंसिल मौजूद है, कंप्लेंट काउंसिल मौजूद है, तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो बाकायदा एक एक शख्स के सामने से गुजर के जाती हैं, उसमें गलती का कोई जो है ना वो गुंजाइश नहीं होती। यकीनन हो भी जाती हैं, लेकिन वो जो अगर होती हैं तो वो पुलिस और मुद्दई की मिली भगत से होती है। ठीक है, तो उसके अंदर वो जानबूझ के उनका जब आउटसाइड द कोर्ट कंप्रोमाइज हो चुका होता है तो वो फिर तमाम चीजों को जो है ना वो बाईपास करके वो मिलकर ये सब कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो किसी को इस तरह ब्लेम देना मेरे ख्याल में गलत है, गलत बात है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, लियाकत एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे यंग ब्लॉगर्स के ऊपर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तिदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिनिटी के बारे में। मर्दानगी क्या है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? मेरा ख्याल है वो इनसेंसिटिव तो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सिखाते हैं कि आपने जो आपने फील किया है उसको कैसे जाहिर नहीं होने देना। हमें चाहिए कि हम उनको ये शो कराएं कि हमें अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो वो बचपन से यही आ रहा है कि हम शेयर तो करते नहीं है, कर नहीं पाए। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। मर्द को दर्द नहीं होता, इंसान को तो दर्द होता है। तो मेल क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है, बिकॉज एक्सपीरियंसिंग पेन ये बड़ा नेचुरल है, नॉर्मल है, इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। मेरी तरफ मुझे देखना है, ठीक है? अब्बा को हम बाद में देखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और हम बात कर रहे थे व्लॉगर्स के ऊपर। यंग व्लॉगिंग का जो रुझान है हम देखते हैं कि आजकल बहुत बढ़ चुका है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए ग्लोबल सिनेरियो में तो पाकिस्तान अब किसी से पीछे नहीं है, किसी मुल्क से भी पीछे नहीं है। आईटी सेक्टर में ख़ास तौर पर हमारे जो यूथ है वो बहुत आगे, बहुत एम्पावर्ड है और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया जा रहा है। हम देखते हैं कि अब तो हॉलीवुड मूवीज़ में भी पाकिस्तान की बात हो रही है और अक्सर हम ऐसे सीन्स भी देखते हैं कि जहाँ पाकिस्तान से मदद ली जाती है, कोई अगर ग्लोबल सिनेरियो में आईटी के हवाले से चीज़ फंस जाती है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ख़ासतौर पर बात की जाती थी कि हम बहुत पीछे हैं पड़ोसी मुल्क से, लेकिन अब हम पड़ोसी मुल्क से बहुत आगे हैं और हमारे जो यंग जो ब्लड है ख़ास तौर पर जो ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी बहुत फाल हैं, हम आज हमने सोचा कि इनवाइट किया जाए। तो हमारे साथ एक ऐसी यंग ब्लॉगर मौजूद हैं, एहसन रिजवी हमारे साथ मौजूद है। एहसन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? 13।
तो 13 साल की उम्र कब से कर रहे हैं ब्लॉगिंग आप? एक्चुअली व्लॉगिंग नहीं, मेरा पैशन है कि मैं वीडियोस बनाऊं। ठीक है। आई वांट टू मेक माई सेल्फ कॉन्फिडेंट, ना सिर्फ कॉन्फिडेंट बल्कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इस यूथ में भी लड़के और इस यूथ में जो बच्चे वो माशाल्लाह इस हद तक मेच्योर हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में जान सके। इवन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जो वीडियोस बनाते हैं यूजुअली कंटेंट क्या होता है, किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और फिर मैं दूसरा सवाल भी एक करूंगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप उसका कंटेंट किस तरह डिसाइड करते हैं, कौन सा हेल्प करता है आपको? ओके, सो यूजुअली माय फादर हेल्प्स मी व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू मेक माय एनी ऑफ द वीडियोस कंटेंट। आई यूजुअली राइट माय स्क्रिप्ट्स। यू कैन सी व्हेन वी राइट द स्क्रिप्ट्स हमारे जहन में वो चीज रहेगी, और अदरवाइज वो मटेरियल भूल जाएंगे। जबरदस्त बात। और ये मेरे टीचर ने भी मुझे कहा था एक दफा, जो मुझे मेरे उस्ताद थे। फिर कंटेंट के लिए एक होता है कि हम लोगों को रिसर्चेस के लिए अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्म्स में जाना होता है। अब यूजुअली मेरा जो एक मेन 2 प्लेटफॉर्म्स है वो गूगल है और यूट्यूब है, क्योंकि वहाँ से मुझे डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और वहाँ से देखने के बाद उन्हें स्किम डाउन करना और उसके बाद उससे कट डाउन करना, ये चीज़ लगती थोड़ी हार्ड है, लेकिन जब ये वर्क करती है तो ये बहुत अच्छे से आपकी वीडियो पे इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। मैं बल्कि आज बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ आपसे, मुझे लगता है। अच्छा, ये बताएं कि पहली बार ये जो आइडिया था कैसे आया, फिर आपका शौक किस तरह पैदा हुआ कि मुझे वीडियोस बनानी है, ब्लॉगिंग करनी है, फिर वालिद साहब से शेयर किस तरह किया, ये भी ज़रा हमसे बताएं ना, ताकि और बच्चे भी देख रहे हैं अगर जो करना चाहते हैं और नहीं करते, उनको हम मोटिवेट कर सकें। बचपन से मुझे ख्वाब देखने का शौक है। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। जब भी मैं रात में सोता तो बस जहन में यही ख्याल था कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा जब मैं इस तरह आज मैं आया हूँ। ये मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था, तसव्वुर नहीं था मेरा। अच्छा। मैंने जो शुरू किया, मेरे पास सिर्फ एक टैबलेट था, ठीक है, लो क्वालिटी वीडियो जो शूटिंग होती थी, और एक माइक था। सही है। मेरे वालिद साहब ने मुझे लाके दिया था, और उसके अंदर मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करता था बस मैं वो रिकॉर्ड करके एडिट करके डाला जा रहा था कि नहीं भले जब लोग देखेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वीडियोस आप किसी चीज से बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो ऐसे जैसे हमारे इनिशियल मोबाइल से शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। सही है। मैंने जब ये शुरू किया तो उस वक्त मेरी इतनी नर्वसनेस थी, अगर आप मेरी पहली वीडियो उठाकर देख ले आपकी हंसी रुकेगी नहीं। बहुत नर्वस था मैं। होता है ये हम सब कहीं ना कहीं। मुझे याद है मैंने जब टीवी का पहला शो किया था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी टांगें कांप रही थी, एंड व्हेन आई केम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं कैमरे के पीछे काम करता रहा, लेकिन जब पहली दफ़ा कैमरे पे काम किया तो हम अमूमन लोगों को कहते थे कितना आसान काम है और कितना घबरा रहा है ये, लेकिन जब खुद इंसान खड़ा होता है तो फिर पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है। तो पहली वीडियो किस पे बनाई थी? पहली वीडियो खुद के इंट्रोडक्शन पे बनाई थी। ठीक है। ऑन आई गेस 25 अप्रैल ओके 2022। अच्छा, तो इट वाज लास्ट ईयर। ठीक है। अच्छा, और वो फिर बनाई तो उसके बाद जब अपलोड किया तो कैसा रिस्पांस आया? खास तौर पे सबसे पहले रिस्पांस घर से आया या फिर बाहर सबसे पहले तो मुझे फ्रेंड्स ने फैमिली से आया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और मदर फादर मम्मा का स्पेशली बहुत अच्छा रिस्पांस, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था। उनका ये कहना था कि अब जो आप वीडियोस बनाओगे उसके अंदर जो बोलोगे कोशिश करो कि उनको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यानी वीडियो शॉर्ट रखें, क्रिस्पी रखें। वीडियो शॉर्ट रखें, ठीक है जी। मैंने जब वीडियोस बनाता था तो मैं हर टॉपिक में से उस वीडियो का जो टॉपिक था उसके अंदर से सब टॉपिक से मैं चीजें स्किम कर लेता था। ये मेरी एबिलिटी थी माशाल्लाह से। अभी भी मैं उस एबिलिटी को यूज करता हूँ। करंटली जो जिस तरह जहन वर्क करता है आपका, मैं चीजों को बहुत अच्छे से स्किम कर लेता हूँ। ये मेरी अच्छी बात है। मतलब अगर आप मुझे अच्छा, सो दैट्स योर पॉजिटिव साइड कि आपको लगता है कि मैं स्किम कर लेता हूँ उसको बहुत आसानी से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है। आई कैन सी योर फादर इन यू एक्चुअली, कि जिस तरह आपके वालिद ने आप पे मेहनत की है, यकीनन हम सब में कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन की झलक होती है। ये बताएं कि जो बच्चे करना चाहते हैं, ठीक है, और वो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कहीं परेशान होते हैं, कहीं पेरेंट्स की तरफ से अगर परमिशन नहीं है करने की, उनको क्या करना चाहिए? किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें? चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन व्हिच यू आर वर्किंग, यू मस्ट डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब तक उसे डिस्कस नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम का, उस चीज का सोल्यूशन आपको नहीं निकलेगा। कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर का जो मेथड है उसके अंदर ये है कि डिस्कशन जरूर करनी है और सोल्यूशन को वेरीफाई करना है, स्पेसिफाई करना है। सेम हियर, जब मैंने शुरू किया था मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस था। आप समझ लिए कि मैं बस खाली एवं स्कूल में स्पीच कर लेता था, लेकिन मेरी जो असल
मिलिट्री थी वो मुझे खुद पता चली। ये चीज आपने अंदर अंदर खुद रियलाइज करनी है। आपको कोई आपके मदर फादर के अलावा, ठीक है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके वालिदैन को जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। जब तक आप अपने वालिदैन को ये बताएंगे नहीं, तब तक आपके वालिदैन उस पर आइडियाज नहीं देंगे। सही। और मुझे कुछ याद है, कुछ दिनों पहले एक बंदा मेरे पास आया, एज सम ऑफ द things I know regarding this AI and chatbot making. अच्छा, very nice. Yes. So उसने कहा कि एक ऐसा चैनल चाहिए जो स्क्रिप्ट ना हो, फेस ना हो और मेरी ऑडियो भी ना हो। मैं बोला अगर ऐसा चैनल बनाना यार तो तुम इससे चाहे घर में बैठो यार, इंट्रोवर्ट नहीं बनो, मेक योरसेल्फ स्पीक। अपना कॉन्फिडेंस लोगों के सामने। लोग कहते हैं ना कि जब तक आप किसी बात को बताएंगे नहीं, जब तक दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाएगा। Very nice. उस बात को बोले, अपना कॉन्फिडेंस जगाएं। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं घर से निकला इधर आया, कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जब मैं बोलने पे आया तो देखे ना भी आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो सेम है। अपने आप के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाए कि सामने वाला आपकी बात को यूं समझ जाए। ये नहीं कि आप ये इस तरह मतलब परेशान नहीं होना, किसी परेशान नहीं होना, अपनी बात को खुलकर बयान करें। ठीक है, सही है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि फ्यूचर एंडेवर्स क्या है, आगे क्या करना है, किस तरह पढ़ भी रहे हैं आप, साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसके फिर उसके साथ ये ब्लॉगिंग का ट्रेंड लेके चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हैं, तो अब फ्यूचर तो इसी तरफ जा रहा है। तो घर से कितनी सपोर्ट है कि बेटा तालीम भी हासिल करें, साथ साथ जो अपना प्रोफेशनल स्किल्स है उसको भी पॉलिश करें? घर से बहुत सपोर्ट मिली मुझे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इनकरेजमेंट मिली मुझे घर वालों की तरफ से, माशाल्लाह से। थिंग इज दैट कि अगर हम लोगों ने फ्यूचर इनोवेशन पे ध्यान देना है, देन पढ़ाई के साथ इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इन द टाइम ऑफ द इनोवेशन हम लोगों के पास स्कूल में पूरा लैपटॉप पे चल रहा होगा। सही, ठीक है। सो वहां पे आप लोगों ने अगर ये चीजें नहीं सीखी तो दैट वुड बी ट्रबल फॉर यू, राइट, बिकॉज जब पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको कहा ना स्कूल में कंप्यूटर पे चलेगा। तो बस यही बात है कि अभी से इन स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। हमारे स्कूलों में कंप्यूटर बस एक माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरी नजर में कंप्यूटर की अहमियत इसलिए मेजर होना चाहिए, वो तो है, बाकी सब्जेक्ट्स तो माइनर मेजर है, लेकिन माइनर जो कंप्यूटर स्टडीज है उसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए बच्चों के लिए अच्छा होगा। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और मेरा ये जो एक बहुत ही अच्छा एक पैशन है, एक अच्छा ड्रीम है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि नॉन प्रॉफिट हो, नॉन फीस वाला इंस्टीट्यूट हो, राइट, कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आज की यूथ कल की इनोवेशन टाइम के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि हम लोग जितना अच्छा इस यूथ को प्रिपेयर करेंगे, आने वाली यूथ उनसे सीखकर उन्हें रोल मॉडल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। वो ये समझेंगे कि हाँ उस दौर ने तरक्की की तो ये दौर कैसे तरक्की नहीं करेगा। क्या बात है, मैं हैरान हो गया हूँ। वैसे 13 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर सकता था, और ना ऐसी बात, बल्कि हमारे ज़माने में तो ना टैबलेट्स थे, ना मोबाइल फोन्स थे, ना वो थे PTCL का एक फ़ोन हुआ करता था जो जिसके ऊपर गोल व्हील घूमता था, और हम वो व्हील घुमा के बड़े खुश हुआ करते थे, मुझे याद है। लेकिन अच्छा टाइम है, बिल्कुल अच्छा टाइम है, लेकिन आपका टाइम और अच्छा इसलिए है क्योंकि जाहिर है आपके पास टेक्नोलॉजी है, एंड इट्स एन इनोवेटिव वर्ल्ड जहां आप इनोवेट कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होना चाहिए इस तरह का, आपकी एक विश है, बिल्कुल फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह आप इस पे काम भी करेंगे। लेकिन अभी जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में व्लॉगिंग का ट्रेंड है, हम देखते हैं कि व्लॉगर्स तो बहुत सारे हैं, बट डायरेक्शनलेस व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें लोगों को पता नहीं है कि हमने किस तरह करना है, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल स्किल्स नहीं आती हैं। फिर उसके बाद कंटेंट भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर अच्छा कंटेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि अगर कंटेंट बना रहे हैं, फेमस भी हैं, तो किस तरह का डायरेक्शन ले लें? यार पहले मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों की। देखें, आजकल का एक ट्रेंड से ना कई ट्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। हमने पहले देखा व्लॉग्स का, व्लॉग्स के अंदर किसी स्पेसिफाइड डे हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, जिसको हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी कोई वीडियो बना ली, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब क्या हो रहा है कि घर में क्या हो रहा है ये सब दिखा रहे हैं। आप अगर इस तरह दिखाएंगे तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। अब मैंने पापा को पहले, इससे मेरे दिमाग में यही है कि चलो डेली व्लॉगिंग कर लेते हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, हमारा क्या है। लेकिन फर्क पता है क्या है, इससे आपका वो जो असल कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो हो जाएगा। राइट। अच्छा, ऐसा हमारे पास टाइम बहुत कम है और चाहते थे बातें बहुत करें, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद थे एहसन रिजवी, यंग ब्लॉगर हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट।